नमस्कार, मैं सेहत टाइम से धर्मेंद्र सक्सेना आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे साथ है लखनऊ की क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सावनी गुप्ता। सावनी जी ने 1 साल पहले अपना क्लिनिक फेदर नाम से स्टार्ट किया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल मनोवैज्ञानिक समस्याएं बच्चे हो अथवा जवान या बूढ़े सभी को किसी न किसी रूप में रहती है। जाहिर आप सोच रहे होंगे बच्चों को कौन सी मनोवैज्ञानिक समस्या है, लेकिन उनकी समस्या बहुत अलग तरीके की है और वो शायद उस तरह से सबसे व्यक्त भी नहीं कर सकते हैं। मसलन 3+ की उम्र से उनका जब एडमिशन हो जाता है उसके बाद से जो उनकी इस टाइप की समस्या स्टार्ट होती है, और आजकल के लाइफ स्टाइल को देखते हुए जहां माता पिता दोनों वर्किंग हो तो ऐसे में अनेक प्रकार की समस्या आती है। ये 1 साल का सफर सावनी जी का कैसे रहा, हम आज इस पर बात करने के लिए इनके पास आए हैं। आइए शुरू करते हैं बातों का सिलसिला। सावनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सेहत टाइम में। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इस मनोवैज्ञानिक समस्याओं को लेकर आप पास तो इस 1 साल के दौरान हर तरह के लोग आए होंगे, तो उसमें आप उसको किस दृष्टिकोण से देखती हैं, इसको बारे में थोड़ा बताइए। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि इस फील्ड का पार्ट तो मैं पिछले 5 साल से हूँ, बट पिछले 1 साल में स्पेशली कोविड के बाद, जब कोविड के 3 साल खत्म हुए तो उसके बाद हम लोग ने बहुत स्पेसिफिक चीजें ऑब्जर्व करी हैं, जिसको डिवाइड कर सकते हैं आप बच्चों में, जो बच्चे पैदा हुए हैं, जो बच्चे अभी स्कूल में हैं, एडोलसेंट्स में और अडल्टहुड में। ठीक, जो सबसे पहली चीज और सबसे ज्यादा इस समय हमारे फोकस में है, इवन हमारे सेंटर का जो समय फोकस है वो है अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने का। वो फोकस आता है बच्चे जो पैदा हुए हैं उनसे लेके जो 5 साल के बच्चे होने वाले हैं उस एज तक। कोविड के बाद ये चीज सबसे ज्यादा नोटिस की गई है, क्योंकि पेरेंट्स वर्किंग हैं, बच्चों में कम्युनिकेशन वगैरह का गैप रहा है, स्क्रीन टाइम बच्चों का हद से ज्यादा रहा है। कितने पेरेंट्स आते हैं जो बताते हैं कि स्क्रीन टाइम बच्चों का 6 घंटे से 8 घंटे का है पर डे। सो शुरुआत के जब बच्चा पैदा होता है, कम्युनिकेशन की बारी जब आती है, जब वो चीजें बोलना सीखता है, समझना सीखता है, उस समय जब आप फोन पे बच्चे को कर देते हो तो बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं। इसकी वजह से जो सबसे कॉमन इश्यूज हम फोकस कर रहे हैं या कॉमन इश्यूज जो हम देख रहे हैं वो है स्पीच डिले। बच्चे 1.5 साल 2 साल के हो गए हैं और वो बोलना नहीं सीख रहे। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं। लोगों को लगता है, पेरेंट्स आते हैं और ये बोलते हैं कि हमारा बच्चा बहुत शैतानी कर रहा है, बहुत बिहेवियरल प्रॉब्लम है, पर वो ये चीज नहीं समझ पाते हैं कि वो बच्चा बिहेवियरल प्रॉब्लम के अंदर नहीं आ रहा है क्योंकि माँ बाप से उनको वो अटेंशन नहीं मिल रहा है, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि वो अटेंशन उनका पा सके। जब बच्चा नॉर्मल खेल रहा है, चुपचाप बैठा है, तो पेरेंट क्यों नहीं अटेंशन देगा? पेरेंट तो सुकून में बैठा है कि हाँ मेरा बच्चा खेल रहा है जी। बच्चे को चाहिए पेरेंट का इंटरैक्शन। तो ऐसा वो क्या करें कि पेरेंट का इंटरैक्शन मिले? चिल्लाए, रोए, तोड़फोड़ करें, मारकाट करें, नोचे, सामान फेंकें जी, खाना ना खाने का टैंट्रम दिखाएं, राइट? जब इस तरीके का पिक्यूलियर बिहेवियर दिखाते हैं और बच्चे रियलाइज करते हैं कि हमें पेरेंट का अटेंशन मिल रहा है, तो वहां से वो उसको पिकअप कर लेते हैं अटेंशन सीकिंग बिहेवियर में। सो ये बहुत क्लियर का डिफरेंस हो जाता है अटेंशन सीकिंग बिहेवियर में और प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर में, जो कि विथ टाइम बढ़ता जाता है एंड वो कन्वर्ट हो जाता है प्रॉब्लम बिहेवियर में, जिसको हम किसी डिसऑर्डर का रूप दे देते हैं, कॉन्डक्ट डिसऑर्डर फॉर एग्जाम्पल, राइट? बट शुरुआत में वो सिर्फ एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है, जो अगर पेरेंट्स फोकस देंगे तो आ जाएगा। तीसरी चीज जो सबसे कॉमन हम लोगों ने पाई है वो है, इसके बारे में पहले भी एक बार बात हो चुकी है, वर्चुअल ऑटिज्म की। अभी ये एज अ डिसऑर्डर बहुत फुल फ्लेजेड नहीं है, किताबों में या डायग्नोसिस स्केल पे आपको बहुत फुल फ्लेजेड अभी मिलेगा नहीं, लेकिन वर्चुअल ऑटिज्म एक ऐसी चीज है जो
बहुत ज्यादा कॉमनली बच्चों में पाई जा रही है, जिसमें स्क्रीन टाइम की वजह से, लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से बच्चे जो है ऑटिज्म के सिम्टम्स उनके अंदर आ रहे हैं, पर वो इस लेवल तक भी नहीं है कि वो प्रॉपर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में आ जाए। लेकिन पेरेंट्स इस डिफरेंस को नहीं समझ पा रहे कि वर्चुअल ऑटिज्म में जो बच्चे आ रहे हैं उनको भी वही प्रॉपर रेगुलर थेरेपी की जरूरत है। नॉट दैट कि वो ऑटिज्म के रेंज में आएंगे, बट वो कहीं ना कहीं वो फीचर्स उनको हमेशा हैम्पर करेंगे ही करेंगे। दूसरी चीज, जब यही चीज जब हम आगे बढ़ते हैं, जो और कॉमन इश्यूज हम पाए हैं वो है कि जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चों में ये इशू काफी देखा गया है। जैसे अभी वीडियो बेसिस पे स्कूल में वो लोग काम कर रहे हैं, उसमें जो एक स्कूल का प्रेशर होता था, एक स्कूल का एनवायरनमेंट होता था, पेरेंटल प्रेशर जो होता था, आधे से ज्यादा बच्चों ने बोर्ड बस दे दिए हैं, वो प्रेशर, वो एकेडमिक क्या जो सिस्टम होता है वो बच्चों का मिसिंग है। सो अब जो एडोलेसेंस में या स्कूल गोइंग किड्स में जो सबसे ज्यादा हमने प्रॉब्लम फेस करी है वो है कि जो बच्चे अब 11th-12th में आ रहे हैं, जब उनको वो बोर्ड एग्जाम्स देने पड़ रहे हैं, उनके ऊपर अब वो प्रेशर पड़ रहा है लाइफ का, सो दे आर जस्ट नॉट एबल टू टेक इट। हाल ही में अगर आप ये चीज आप ऑब्जर्व करेंगे तो जितने भी बच्चों के स्टूडेंट्स के सुसाइड केसेस अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे आपको 10th से 12th के बीच में मिलेंगे या मैक्सिमम ग्रेजुएशन में होंगे। पिछले 1 से 2 साल में जब आप इसका अभी आप स्टैटिस्टिक्स देखिए, सो मतलब मुझे भी एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बट इंडिया का आई एम नॉट अवेयर ऑफ द नंबर एग्जैक्टली, बट अगर आप उसका स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो पिछले 2 साल में आप उसमें काफी हद तक का बढ़ाव देखेंगे। नहीं, ये आप काफी नई बात बता रही हैं, जिसकी इस चीज का ध्यान हालांकि सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि उसको वर्चुअली काम करना पड़ रहा था, लोग पढ़ना पड़ रहा था। यह बात सही है आपकी कि जो अब बच्चे इसमें आए होंगे स्कूल में और इंटरमीडिएट के फाइनल में, अच्छा उनके टेंशन की वजह ये बहुत बड़ी हो रही है। उनकी टेंशन की वजह ये बहुत है क्योंकि उन्होंने, देखिए जब बच्चा डेली स्कूल जाता है तो टीचर वो प्रेशर बनाता रहता है कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप पढ़िए, आप टेस्ट दीजिए, आप एग्जाम दीजिए। तो बच्चा जब तक बोर्ड्स तक पहुंचता है उसको वो 1 साल में वो स्ट्रेस बिल्डअप हो चुका होता है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम वैसे भी बहुत प्रेशराइजिंग है, सो इंडिया में बच्चे यूज्ड टू है उस प्रेशर के, बट बिकॉज ऑफ कोविड एंड आफ्टर कोविड प्रोबेबली वो सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए। एंड मैं 100% कोविड को भी नहीं ब्लेम करूंगी, कोविड एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया था, बट उसके बाद से लोगों ने अपने लाइफस्टाइल को नॉर्मलाइज किया ही नहीं। जो वर्चुअली बच्चे रहते थे, जो कम्युनिकेशन गैप हुआ, जो सोशली गैप हुआ, जो पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से, हर चीज में जो गैप हुआ, एकेडमिक प्रेशर लो किया गया, वो चीजें वापस नॉर्मल रेंज पे लाई ही नहीं। अब फाइनली जाके जब चीजें बैक टू नॉर्मल की जा रही हैं, अब जब वो एक्सपेक्टेशन उनसे सेट की जा रही है, पेरेंट्स अपने एक्सपेक्टेशन या डिमांड उनसे सेट करते हैं, तो बच्चे वो प्रेशर ले ही नहीं पा रहे बिकॉज वो प्रिपेयर ही नहीं हो पाए उस चीज में। एंड इसलिए अगर आप मेरे पास जो सबसे कॉमनली जो केसेस आए हैं काफी स्कूल से जहां से मैं कनेक्टेड हूँ, सो 11th-12th के मतलब अगर मान लीजिए 30 बच्चे हैं क्लास में, तो 30 में से 25 बच्चे कॉमन इश्यूज अपने यही लिखेंगे कि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, एंगर इश्यूज बहुत हैं, उनको पढ़ाई का प्रेशर बहुत है, वो अपना करियर नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, उनका फोकस नहीं बन रहा है, एंड ये सब सोच सोच के वो इतना एप्रीहेंशन में आ जाते हैं कि उनको एंजाइटी हुई है। एंजाइटी वर्ड तो एकदम टिप ऑफ टंग में हर बच्चे के इस समय, कुछ पूछो कुछ बात करो, बस हमें स्कूल नहीं जाना है, हमें सोशलाइज नहीं करना है, हमें एंजाइटी हो रही है, हमें घबराहट हो रही है। एंजाइटी वगैरह के इश्यूज हम आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ एज एक टाइम था जब हम ये ऑब्जर्व करते थे। नाउ एंजाइटी इज अ वर्ड या एंजाइटी इज एन इशू जो बहुत कॉमनली इस समय स्कूल गोइंग बच्चों के लिए आ रहा है, जो उस ट्रांजिशन फेज में है, जो एडोलेसेंस से एडल्टहुड तक जा रहे हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एकेडमिक प्रेशर सब कुछ चेंज हो रहा है। नेक्स्ट अपकमिंग जो इशू है अडल्ट्स में, जो सबसे ज्यादा कॉमन पाया गया है, अगेन आई विल से कि कोविड का बहुत मेजर रोल रहा है, जिसमें ओसीडी, जिसको हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं, वो बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। आफ्टर कोविड हमारे पास ऐसे बहुत केसेस आए हैं। एंजाइटी डिप्रेशन
इज कॉमन, इज वेरी वेरी कॉमन, ये सबको पता है। सुसाइडल केसेस बढ़े हैं, डिप्रेशन के केसेस बढ़े हैं, बट कहीं ना कहीं अगर इन प्रैक्टिस जो मैंने ऑब्जर्व किया है, लोग आके बोलते हैं कि हमें घबराहट हो रही है, एंजाइटी हो रही है, एंड दिस इज अ वेरी पिक्यूलियर ऑब्जर्वेशन व्हिच आई हैव मेड इज कि जब आप उनसे बहुत क्रिटिकली आप उनसे बात करो, जब आप उनसे बहुत इनडेप्थ बात करो, तब आपको समझ में आएगा कि जो सिम्टम्स वो बता रहे हैं वो भले ही एंजाइटी और डिप्रेशन के हैं, बट उनका जो पैटर्न है, जो उनका थॉट का पैटर्न है, जो उनका बिहेवियर का पैटर्न है, वो कहीं ना कहीं ओसीडी की तरफ जाता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है वो फेमस है इस चीज के लिए, क्योंकि वो कॉमनली कोई बीमारी फेमस हो जाती है। तो उसमें ओसीडी के नाम पे लोगों को लगता है कि इंसान साफ सफाई करता होगा, हाथ बहुत धोता होगा, चेकिंग करता होगा, बट नहीं, ऑब्सेशन का मतलब ही है थॉट्स। सो लोग अपने हेल्थ और सफाई और अपनी बीमारी और एंजाइटी, अपनी लाइफस्टाइल, अपने करियर, इसको लेके इतना ज्यादा ऑब्सेस कर रहे हैं कि उस वजह से भले ही वो उनके जो सिम्टम्स उभर के आ रहे हैं वो एंजाइटी डिप्रेशन के हो, बट उसका जो अंडरलाइनिंग फैक्टर है वो ऑब्सेशन ऑफ थॉट से ही आता है कि पेट में दर्द हुआ, कहीं हम बीमार तो नहीं हो गए, जरा सा सर्दी जुकाम हुआ, कहीं कोविड तो नहीं हो गया, एंजाइटी हुई, जरा सी किसी वजह से, किसी स्ट्रेस फैक्टर की वजह से एंजाइटी हुई, मुझे हार्ट प्रॉब्लम है। एंड ये मैं यंगस्टर्स का बता रही हूँ, मतलब अडल्टहुड में भी मैं यंग अडल्ट की बात कर रही हूँ, 25 से 33 की रेंज में आई एम टेलिंग, मतलब मैक्सिमम केसेस जो मेरे पास आए हैं वो इसी उसमें आए हैं कि वो जो सिम्टम्स बताते हैं तो वो एंजाइटी के होते हैं, बट इट इज एक्चुअली अ फीचर ऑफ ओसीडी कि वो अपनी हेल्थ, क्लेanलीनेस, कोविड, कहीं हम बीमार ना हो जाए, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ गेटिंग सिक, ये वाला ऑब्सेशन इतना ज्यादा हो गया है कि वो उसमें इतना ज्यादा दब जाते हैं कि वो आगे की किसी चीज को प्रोसेस ही नहीं कर पाते हैं। मान ली एंड वो उनके हर एरियाज में इम्पैक्ट करता है। ऑफिस का प्रेशर आएगा या ऑफिस से मेल आ गया कि कल से आपको ऑफिस ज्वाइन करना है, एंजाइटी होने लगी। अब एंजाइटी हर चीज में होने लगी, हम सोशलाइज कैसे करेंगे, हम वहां का वर्क प्रेशर कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि घर पे कोई चीज अगर हम काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्क्रीन से हट सकते हो, अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो और फिर फेस करते हो। ऑफिस में यू आर देयर एंड देन, आपको वो प्रेशर, वो सर्कमस्टांसेस देखने हैं। साइकोलॉजी में बहुत फेमस टर्म है जिसको हम फाइट एंड फ्लाइट सिंड्रोम बोलते हैं, राइट। आइदर यू फाइट द स्ट्रेसर या आप उससे यू टेक अ फ्लाइट फ्रॉम देयर। सो स्क्रीन टाइम पे रहते रहते बहुत बड़ी एक चीज हो गई है कि लोग फाइट तो करते हैं बट एक पॉज के बाद, पहले वो फ्लाइट लेते हैं, प्रिपेयर करते हैं, फिर फाइट करते हैं, कोई रास्ता है। तो अब जब फिजिकली वो चीज एकदम से करनी पड़ती है, स्पेशली इन यंगस्टर्स जो भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, ऑफिस में है, जब उनको ऑफ द वर्चुअल ट्रैक पर आके उनको वो काम करना पड़ता है तो उनको इतनी एंजाइटी होती है। इनफैक्ट छोटा सा केस स्टडी में बताती हूँ, आई हैव दिस पेशेंट, शी मस्ट बी 24-25, अभी तो लखनऊ से शिफ्ट हो गई है। तो उनको आई थी वो एंजाइटी की प्रॉब्लम की वजह से, एंड 1 साल उनका ट्रीटमेंट चला एंड शी वाज एब्सोल्युटली फाइन। उनकी थेरेपी भी बंद हो गई थी, मेडिसिन भी बंद हो गए थे। फिर शी थॉट कि मैं एकदम ठीक हो गई हूँ, सो शी शिफ्टेड टू अनदर सिटी। वहां जाके उनको लगा कि मैं 1 हफ्ता, उनका वर्क फ्रॉम होम ही था, सो वो अपने किसी रिलेटिव के पास वहां रह रही थी। 1 हफ्ते के बाद ऑफिस वालों ने बोल दिया कि ज्वाइन बैक द ऑफिस। जब फर्स्ट डे वो अपने घर से निकली हैं तो उनको इतनी एंजाइटी हो गई कि मैं कैसे जाऊंगी, कैसे बात करूंगी, कैसे डील करूंगी। उन्होंने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा, व्हाट इफ आई एम नॉट एबल टू आंसर, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगा, अपनी नॉलेज को लेकर गैप होने लगा, क्योंकि वो वर्चुअल गैप था। वो इतना हो गया, इतना सडन हो गया कि 1 साल में जो पूरा ट्रीटमेंट हो चुका था वो रिलैप्स कर गया एंड वो बस में बैठी हुई थी, शी गॉट एन एंजाइटी अटैक। एंड उसके बाद से समझ लीजिए 1 साल का जो ट्रीटमेंट है, शी केम बैक टू 0, अब फिर से उनकी थेरेपी स्टार्ट हो गई। मतलब सोचिए वो वर्चुअल वर्ल्ड कितना हो गया है इस समय लोगों में, क्योंकि वो उन्होंने अपने आप को एकदम एनग्रॉस कर लिया है सिर्फ स्क्रीन में, कोई सोशलाइजेशन नहीं। दिन भर बैठ के वही बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, हमारे सिम्टम्स क्या हैं, कहीं ये बीमारी तो नहीं, कहीं वो बीमारी तो नहीं, क्योंकि पिछले 3-4 साल में दुनिया बन ही गई है, बीमारियों का हब बन गई है, या फिजिकल और मेंटल वो हब बन गई है। एंड इसी तरीके की चीजें अगर हम जीरियाट्रिक्स में बात करें, सो बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल,
बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंसर्न या गैप या मेडिकेशन का वो, क्योंकि बीमारियां भी ऐसी ऐसी आ गई, ऐसे ऐसे वायरस आ गए हैं कि बीमारियों की वजह से हर दवाई हर किसी को सूट नहीं कर रही। सो जीरियाट्रिक में पैरालिटिक अटैक्स, अल्जाइमर, डिमेंशिया ये बहुत कॉमनली इस समय देखा जा रहा है। हालांकि वो बहुत फ्लोरिड सिम्टम्स से स्टार्ट होता है, छोटी छोटी चीजों में कि भूलना शुरू कर रहे हैं या मूड स्विंग्स हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है। लेकिन पैरालिसिस लाइक ये तो ऑर्गेनिक प्रॉब्लम में आ गया, एंड डिमेंशिया के सिम्टम्स बहुत ज्यादा है। एंड ये बहुत बड़ा फीचर है आज के टाइम पे हमारे लाइफस्टाइल का। जिस तरीके से लोगों का लाइफस्टाइल है, खाना पीना है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, सोशलाइजेशन नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई एक शेड्यूलिंग नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, जरा सी कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं, तुरंत दवाइयों पे अपने आप को डिपेंडेंसी कर देते हैं। तो किसी भी चीज को टॉलरेंस लेवल सबका बहुत कम हो गया, वो चाहे स्ट्रेस का हो चाहे फिजिकली हो, टॉलरेंस लेवल हो। इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक और केओटिक लाइफस्टाइल हमने बना ली है अपनी कि जब वो घूम फिर के कहीं ना कहीं हर एज ग्रुप में पिछले 1 साल में, सोचिए मैं बता रही हूँ कि इतनी वैरायटी ऑफ इश्यूज हमने ऑब्जर्व करी है। एंड वो भी हर एज ग्रुप का अपना एक सेक्शन बन गया है, वो चाहे बच्चा पैदा हुआ हो चाहे वो अबव 60 हो, जीरियाट्रिक हो, देयर इज अ वैरायटी ऑफ रेंज। एंड उसके कॉमन जो प्रॉब्लम्स हैं वो है स्क्रीन टाइम, excess screen time, lack of socialization and this hectic, chaotic, very disturbed जो lifestyle बना रखा है लोगों ने। तो अब जैसे आप इस विषय पर अगर आपसे बात करें कि इसको हम कैसे थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं चीजों को, उसके लिए हमें क्या हेल्प लेनी चाहिए, क्या अपनी आदतों को क्या इस्तेमाल करना चाहिए, क्या कर सकते हैं इसमें थोड़ा सा बताया दर्शकों को। हर प्रॉब्लम का अपना, जैसे मैंने बताया, एज ग्रुप होता है। अगर किसी इंसान को पहले से ही फील हो रहा है कि हाँ मुझे कुछ, मैं डिस्टर्ब हूँ, मान लीजिए हम बच्चे की बात करें, बच्चे को प्रॉब्लम है, तो जाहिर सी बात है बच्चे को प्रॉब्लम है, आप अवेयर हो, आप उसको तुरंत लेके जाओ। लोगों के अंदर ये माइंडसेट आ गया है कि हमारा बच्चा दिख रहा है हमें हाइपर एक्टिव है, कपड़ा चबा रहा है, सेंसरी इश्यूज होते हैं। अगर बच्चा आपका बार बार चीजें, अलग अलग चीजें मुंह में डाल रहा है तो वो सेंसरी इश्यूज होते हैं, मतलब बच्चा सेंसेशन सीकिंग गेन कर रहा है, लोगों को ये पता ही नहीं है। बच्चा अटेंशन सीकिंग का, जैसे मैंने बात बताई, तो कोई भी टाइप का अगर प्रॉब्लम होता है, पेरेंट्स थिंक कि हम 4 साल का होगा, 5 साल का होगा, स्कूल जाएगा, ठीक हो जाएगा। पेरेंट्स आज के टाइम पे अवेयरनेस होने के बाद, एजुकेशन होने के बाद भी ये नहीं समझ पाते हैं कि आपके पास जब प्रोविजन है, आपके पास, आपको बस थोड़ा सा टाइम अपना बच्चे के लिए निकालना है, आपके पास हर चीज का प्रोविजन है। वर्ल्ड इज एजुकेटेड इनफ, वर्ल्ड के पास इनफ प्रोविजन है कि आप तुरंत, देयर इज नो हार्म कि तुरंत आप बच्चे को एक साइकोलॉजिस्ट के पास या अपने पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाओ, उसको दिखा दो। इफ एवरीथिंग इज नॉर्मल, बहुत अच्छी बात है। इफ नॉट, तो क्यों इतना टैबू बना हुआ है कि हम अपने बच्चे को 2 महीने की थेरेपी में नहीं डाल सकते? अब 2 महीने की थेरेपी में डालिए, जो भी इश्यूज हैं वो रेक्टिफाई करिए, एंड देन यू आर गुड टू गो। बट वो रहता है ना कि एक ऐसा टैबू बना हुआ है कि साइकोलॉजिस्ट, मतलब हम अपने बच्चे को लेबल करते हैं, हमारा बच्चा, ऐसे ऐसे वर्ड यूज करते हैं कि हमारा बच्चा पागल है, आपको लगता है हमारा बच्चा दिमाग से कमजोर है। दे डोंट अंडरस्टैंड कि ऐसे तो नहीं है, लेकिन स्थितियां ऐसी रहेगी तो दिक्कत ना हो जाए। का प्रॉब्लम है तो आप अपने बच्चे को खुद अपने हाथों से आप किसी डिसऑर्डर के अंदर पे धक्का दे रहे हैं। देयर इज नो हार्म। अगर हड्डी में दर्द होता है या कोई क्रैम्प होता है तो खुद की फिजियोथेरेपी कराने तो आप तुरंत पहुंच जाते हैं 1 हफ्ते में, क्रे बैंड भी बांध देंगे, मसाज भी करा देंगे। तो वही बच्चे के साथ जो स्पीच का प्रॉब्लम आ रहा है या टेंशन का प्रॉब्लम आ रहा है, बिहेवियरल प्रॉब्लम आ रहा है, पढ़ाई में थोड़ी सी लैकिंग है, सो कितना डिफिकल्ट है आपके लिए कि बच्चे को थोड़े दिन के लिए आप स्पीच थेरेपी करवा दो या बिहेवियरल थेरेपी करा दो या स्पेशल एजुकेशन, जो भी एज पर बच्चे का रिक्वायरमेंट है। एंड नॉट जस्ट विद किड, बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वही सेम स्ट्रेस पेरेंट्स को भी आता है, क्योंकि उनके पास टाइम, पैसे, कम्युनिकेशन, उनका खुद का स्ट्रेस है, उनके पास फाइनेंसेस, फैमिली इश्यूज, बहुत कुछ है, उनके पास अपने खुद के ट्रॉमास हैं। जब आपको पता है कि आप लाइफ के ऐसे फेज में हो व्हेन यू हैव टू मैनेज अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो पहली चीज जो आई विल सजेस्ट, जो आप खुद से ट्राई करना चाहते हो, इज कि अपना एक शेड्यूलिंग आप करो कि अपने एक्सरसाइज का टाइम है या रिलीजियस टाइम है
या आपका खाने पीने का है, सोशलाइज करने का टाइम है, हर चीजों को आप सिस्टमैटिकली थोड़ा मैनेज करो। बहुत पहले ये चीज बोली गई थी कि सुबह उठो, टाइम मैनेज करो, चीजें आसानी से होगी, वेल प्लान रखो, ऑर्गेनाइज रखो। सो फर्स्ट यू ट्राई डूइंग ऑल दैट, अपने लिए थोड़ा टाइम निकालिए, अपने हेल्थ के लिए टाइम निकालिए। इफ एट ऑल ये सब करने के बावजूद आपको लग रहा है कि आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आप चीजों को नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, देन यू हैव दैट प्रोविजन कि आप कोई साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट या जो भी आपके डॉक्टर है, आप किसी को कंसल्ट करो। एंड मान लीजिए आपको नॉलेज नहीं है कि हमें किसके पास जाना चाहिए, बट आप ब्लाइंडली कहीं तो जाओ, आप डॉक्टर रैंडम अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाओ, द डॉक्टर विल गाइड यू कि वेयर यू आर सपोज्ड टू गो। बट पॉइंट ये नहीं होता है कि आप गलत जगह जा रहे हो, पॉइंट ये होता है कि आप इनिशिएटिव तो लो अपने लिए। पीपल डोंट टेक दैट इनिशिएटिव, अरे ठीक है हो जाएगा, लाइफ है, स्ट्रेस है, सबको आता है, सबको होता है, मैं ठीक हूँ, मैं क्यों वो करूँ। एंड वेरी कॉमन थिंग्स आई हैव हर्ड फ्रॉम यंगस्टर्स, जो यूथ है, मैंने उनके मुंह से ये चीजें बहुत सुनी है कि अरे लाइफ है, कि प्रॉब्लम्स तो आती रहती। आई अंडरस्टैंड, बहुत अच्छी चीज है, बट अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ वाले को कोई दिक्कत है, तो आप उनके सामने इतना कंडेम करके बोल देते हो कि सामने वाला भी हिम्मत नहीं कर पाता है कि मैं अपने लिए कोई इनिशिएटिव लूं। दे स्टार्ट टेकिंग इट ऐसे कि हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो हम कमजोर हैं, हमें लेबल कर दिया जाएगा, हम कैसे बता दें कि हम किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। आई डोंट नो क्यों ये इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। सो फॉरमोस्ट यही चीज है कि बेसिक आप अपने लिए पहले ट्राई करिए, अलग अलग चीजें, अलग अलग एस्पेक्ट्स, कल्चरली, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने हेल्थ के लिए, हर एस्पेक्ट को आप सेग्रीगेट करो, उस पर थोड़ा थोड़ा काम करो। बट सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज जो होती है कि आप जो भी अपने लाइफ के लिए प्लान कर रहे हो उसको पेशेंटली एंड कंसिस्टेंटली करिए। मान लीजिए आपने हेल्थ पे काम कर रहे हो, एक दिन किया, 4 दिन नहीं किया, इट्स नॉट गोइंग टू बी यूजफुल। आप उसको कंसिस्टेंटली करिए, पेशेंटली करिए, उसका इम्पैक्ट जरूर आएगा। बट येस डेफिनेटली इफ आफ्टर दिस आप फिर भी स्ट्रगल कर रहे हो, आपसे नहीं हो पा रहा है, या कोई दिक्कत आ रही है, मूड में फ्लक्चुएशन है, या आपको फील हो रहा है कि आई एम नॉट हैप्पी या स्ट्रगल्स हैं, देन डेफिनेटली विजिट योर डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट। और बुजुर्गों की जो बात आपने बताई, ये दिक्कत बुजुर्गों में आ रही, डिमेंशिया की और जो भी दिक्कतें स्टार्ट हो हुई है, तो उसके लिए बुजुर्गों को तो जो समझ में आया वो तो उनको करना ही चाहिए। मेरे ख्याल से क्या ये सही है कि उनके घर के जो बच्चे हैं वो उनको ध्यान रखें और उनको एक विशेषज्ञ के पास ले जाए? बिल्कुल, जो बच्चे हैं वो तो उनको जो भी विशेषज्ञ उनके पास लेके जाएं, बट उसमें से कई ज्यादा चीजें उनको खुद भी समझनी पड़ेंगी, उनके साथ व्यवहार अच्छा रखें। जो जीरियाट्रिक प्रॉब्लम्स के अंदर जो आते हैं उनको तो जो मैनेजमेंट सिखाया जाता है बेसिक, वो तो ठीक है, वो बहुत बेसलाइन होता है, बट लोग ये नहीं समझते हैं, उनको लगता है कि हमारे पास इतनी ड्यूटी है कि हम इनको उस जगह पे छोड़ दें, इनको ट्रेनिंग मिल जाए एंड वापस ले आए। दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। जैसे बच्चों का हम बताते हैं कि बच्चों को एक्सट्रीम टाइम एंड केयर एंड कंसर्न चाहिए होता है, सेम उधर एक्सट्रीम होता है कि जीरियाट्रिक जब प्रॉब्लम होती है तो आपको उन्हें करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं छोड़ सकते कि वो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो वो अपने आप कर रहे हैं। स्पेशली अगर वो किसी प्रॉब्लम के अंदर में आ रहे हैं, किसी डिसऑर्डर के अंदर में आ रहे हैं, तो उनको भी वही केयर, कंसर्न, प्रॉपर मेडिकेशन, कम्युनिकेशन, वो अटेंशन, वो प्यार, वो हर चीज चाहिए होगी एंड एक्स्ट्रा चाहिए होगी, शायद बच्चों से भी ज्यादा चाहिए होती है कुछ केसेस में। सो वो चीजें फैमिली का जो केयर गिवर्स हैं उनको वो समझना जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात बताई। अब हम आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे कि आपका जो ये इंस्टीट्यूट आपने बनाया है फेदर नाम से, तो फेदर रखने के पीछे आपका क्या वजह रही होगी, क्या सोच रही होगी, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा जो कॉन्सेप्ट था फेदर्स के नाम का, तो फेदर्स को मैंने माइंड से रिलेट किया है। अगर आप जी फेदर इज अ वेरी डेलिकेट थिंग। आप उसको अगर ध्यान से देखिए कि आप उसको छोड़ दीजिए, अगर फ्री हैंड, आप उसको रिस्ट्रिक्ट मत करिए। फ्री हैंड अगर आप छोड़ेंगे तो फेदर धीरे धीरे उठता है एंड इट सोर्स अबव, वो धीरे धीरे हवा में जाता है, राइट? सो यू लीव इट फ्री, बट वो हवा में सिर्फ तभी जाएगा जब वो वेल शेप में हो, उसके सारे पंख क्लियरली फैले हों, राइट? स्पेस मिले उसको, वो ग्रोथ करने का स्पेस मिले उसको, वो केयर मिला हो, वो इन्वायरमेंट
उसके लिए फ्लोइंग हो कि वो उठ सके। सेम चीज को मैंने रिलेट किया है माइंड से, कि माइंड को जब आप वो पॉजिटिव, वो एक अच्छा कि अपने आप को एडजस्ट कर सके, आप उसको वो इन्वायरमेंट दोगे, आप उसका केयर करोगे, नो डाउट आप उसके साथ वैरायटी ऑफ थिंग्स आप कर सकते हो। उसको जब आप बहुत केयर में रखेंगे तो बेसिकली उसका सिंपली यही है कि उसको माइंड को और फेदर्स को बस वैसे ही वो किया है कि जब आप प्रॉपर एक इन्वायरमेंट और केयर और वो कम्युनिकेशन, वो रिस्पेक्ट, वो लव, जब हर चीज मिलेगी, सो इट विल गेट इट स्पेस, वो उसको इवॉल्व करेगा, उसमें उसको वो इन्वायरमेंट जो मिलेगा उसमें उसको वो प्रॉपर ग्रोथ मिलेगा। सो दैट्स हाउ आई हैव एसोसिएटेड इट। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अब मुझे ये बताइए कि ये आपका जो फेदर की आप अपने साल भर की क्या अचीवमेंट और क्या आप मानती हैं जिसमें आपने इसमें क्या बढ़ोतरी की है और कैसे इसको आप कहाँ तक पहुंची आपकी ये जर्नी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सो जब स्टार्ट किया था तब इट वाज नॉर्मल कि हाँ बस जो केसेस थोड़े बहुत रेफर हो जाते थे, या मेरे जो पुराने जहाँ भी मैंने काम किया वहाँ से जो थोड़े बहुत केसेस अगर क्लाइंट्स है मेरे, तो वो जो थे दैट वाज द पास्ट। बट एक साल में जो इम्प्रूवमेंट आए हैं या जो ग्रोथ रहा है वो डेफिनेटली ये रहा है कि जो बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, सो आई हैव एसोसिएटेड माई सेल्फ फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्रेस्टिजियस स्कूल्स इन लखनऊ। सो वहाँ पे जैसे मैंने काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं बच्चों से रिलेटेड, इन्फेंट से रिलेटेड, एडोलेसेंट से रिलेटेड, स्कूल एज ए स्कूल काउंसलर्स के साथ मैंने काफ़ी अटैच किया है अपने आप को। सो उन वजह से बच्चों का ग्रोथ काफ़ी आया है। एंड टचवुड वी स्टार्टेड विद प्रॉपर स्पीच थेरेपी, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का पूरा सेटअप आ गया है। बिहेवियरल थेरेपी के लिए काफी बच्चे आ गए हैं। अडल्ट्स के जो कंसिस्टेंसी है केसेस में वो इम्प्रूव हुई है, इम्प्रूविंग स्टेजेस काफी अच्छे रिकग्नाइज हुए हैं कि जो कंसिस्टेंटली थेरेपी में आ रहे हैं उसमें काफी इम्प्रूवमेंट शो हुए हैं। सो इट्स गोइंग गुड। ये है कि हाँ एज अ स्कूल काउंसलर या एज अ आउटसाइड साइकोलॉजिस्ट फॉर एनी एसोसिएटेड स्कूल्स, यहाँ पे भी सेंटर वाइज भी काफी ग्रोथ रहा है। एंड आई हैव 2 more people in my team now, so काफी एसोसिएशन अब हो रहे हैं। सो द ग्रोथ इज डूइंग वेल। बाकी होप फॉर द बेस्ट। नहीं, चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए कि आपका ये फेदर बहुत से लोगों को छाव देने वाला बने और आप इसमें और उत्तरोत्तर आगे बढ़े। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि जैसे हम सामने से बात की, इससे हमको महसूस हुआ कि पिछले कुछ समय से कोविड के वजह से जो हमारी वर्चुअल दुनिया बढ़ी है, इसकी वजह से हमको बहुत तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। वो प्रॉब्लम हमारे बच्चों में भी है, हमारे किशोरों में भी है, नौजवानों में भी है और यहाँ तक कि हमारे बुजुर्गों में भी है। ये सारी प्रॉब्लम जो ये कोविड के बाद से और वर्चुअल होने के बाद से जो शुरू हुई है, ये अभी तक जारी इसलिए भी और है कि वो हमारी वर्चुअल वाली आदत पूरी तरह से छूटी नहीं है, उसकी डिपेंडेंसी यूं कहिए आप, वो छूटी नहीं है। तो ऐसे में जैसा कि साबी जी का कहना है कि अगर हम इसको यूज करें, मिसयूज ना करें, तो हमारी दुनिया फिर से उसी तरह से खुशहाल, उसी तरह से एक दूसरे की ध्यान देना, एक दूसरे को समय देना और हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर होगा। तो मिलते हैं फिर आपसे किसी और विषय पे बात करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।